क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला देश कौन रहा? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की रचना किस देश में की थी? प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? आयोडीन अल्पता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। जी हां, आज ही विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 अक्टूबर। और यहां पर पढ़िए, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और आयोडीन हमारे जीवन में और हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो देखो, आयोडीन सामान्य थायराइड प्रक्रिया, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोडीन की कमी निवारणीय मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण भी है। और आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग होता है। कौन सा? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी की वजह से। और वर्ष 1962 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किया और वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया था। और हमारे भारत देश में खास तौर पर जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर पानी में या तो हमारे इस तरह के आयोडीन की कमी दिखाई देती है और यहां गले में सूजन आती है थायराइड ग्रंथि के कारण। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 54 देशों में आयोडीन अल्पता अभी तक मौजूद है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बोले तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी सिंगापुर देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। और यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बोले तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। और सुभाष बाबू ने अपने अनुयायियों को एक नारा दिया था, अपने सेनानियों को एक नारा दिया था, जय हिंद, जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय नारा भी है, यानी कि नेशनल स्लोगन। और अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों की पद नेताजी ने अकेले संभाला था, यानी कि जो अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई, इसके प्रधानमंत्री, इसके राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष तीनों के पद संभाले थे किसने? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वित्त विभाग संभाला था S.C. चटर्जी और प्रचार विभाग S.A. अय्यर ने संभाला। और महिला संगठन का यह विभाग किसको सौंपा गया? लक्ष्मी स्वामीनाथन को। और उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और इसीलिए आप याद रखें कि जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण भी किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा था। अंडमान निकोबार के इस द्वीपों का नाम आपको याद रखना है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप।
तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए हैं? दोस्तों हाल ही में यह सम्मेलन समाप्त हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उन्होंने इस तरह के पहली बार पुरस्कारों की घोषणा की है और यह 3 कैटेगरियों में दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 कैटेगरी। और बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क का समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को भी सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए गए। एक है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। तीनों के बारे में जान ले क्योंकि पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है। विश्वेश्वरैया पुरस्कार अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया गया। कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। और दिवाकर पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। और 3 कैटेगरियों में दिया गया। तो विश्वेश्वरैया पुरस्कार किसने जीता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को यह विश्वेश्वरैया पुरस्कार मिला। कल्पना चावला पुरस्कार हमारे IIT दिल्ली भारत के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अल नोमी को मिला। और इसलिए दोनों के नाम याद रखने हैं। डॉक्टर भीम सिंह हमारे भारत के और दूसरे हैं दोस्तों डॉक्टर आयशा अल नोमी। दोनों ने यह कल्पना चावला पुरस्कार जीता। और तीसरा पुरस्कार है दिवाकर पुरस्कार। अपर्णा संस्थान जो हरियाणा में स्थित है, इसे यह दिवाकर पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ अशूरी सोसाइटी, उनको भी यह पुरस्कार मिला है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? हमारे भारत के हरियाणा में। क्या? हरियाणा के गुरुग्राम में। चौथा क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है? दोस्तों याद रखो, एशिया पावर इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया और एशिया प्रशांत क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला शक्तिशाली देश का नाम है अमेरिका। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला देश चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथा हमारा भारत देश। एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले देशों की कैटेगरी। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे नंबर का स्थान पर दिया गया है, यानी कि भारत चौथे स्थान पर रहा। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 की बात करें तो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसका स्कोर था 81.6। और दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन। दूसरे स्थान पर चीन 76.1 स्कोर के साथ और जापान 41 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश रहा है, यह बात भी याद रख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसने की? आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत हाल ही में की है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एक और मंत्रालय के मंत्री भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। वो कौन सा मंत्रालय मैंने आपको बताया था, याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री। और आयुष्मान सहकार योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की एक अनूठी पहल है। और आयुष्मान सहकार योजना किसने बनाई है? राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन बोले तो NCDC ने यह आयुष्मान सहकार योजना को बनाया है। और NCDC का पूरा नाम क्या होता है? यहां गलत इमेज है, पूरा नाम मैं बोलता हूं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या?
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी का पूरा नाम है और केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाएगी। और एनसीडीसी की स्थापना कब हुई? 13 मार्च 1963 को और एनसीडीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय है? कर्नाटक की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका नाम है मैसूर विश्वविद्यालय। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक का सबसे पहला विश्वविद्यालय। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और यह देश का छठा और कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय है। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को हाल ही में संबोधित किया और इसीलिए यह विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा। और मैसूर के शेष भाग यानी उत्तर तथा पश्चिमी क्षेत्र पर पश्चिमी चालुक्यों का अधिकार रहा और इनमें एक विक्रमादित्य बहुत ही प्रसिद्ध एक राजा था जिसने 1076 से 1126 तक शासन किया था यहां मैसूर में। और आपने यदि हिस्ट्री को पढ़ा है तो हमारे यह मिडिएवल का जो टाइमलाइन है इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। और मैसूर का बाघ किसे कहा जाता है मैंने हाल ही में आपको बताया था, याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना कब की गई? ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2012। तो ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना वर्ष 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसी के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, किसने? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इस ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना की थी। और ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया कृषि, पोषण, स्वच्छता, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है और हाल ही में इसका शुभारंभ होने वाला है आज ही के दिन यानी कि 21 अक्टूबर को। यहां पर पढ़िए, पीएम नरेंद्र मोदी टू डिलीवर द की नोट एड्रेस्ड एट ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020। 3 दिन तक चलेगा और आज 21 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। तो ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन मुख्य भाषण दिया, आज ही देने वाले हैं। और आयोजन कब किया जा रहा है? 21 अक्टूबर से 3 दिन तक। और इसमें दुनिया भर के नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे और तकरीबन 40 देश के और वो भी 1600 से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो यह GCAM 2020 यानी कि ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक चलेगा। और आयोजन में कितने देशों के लगभग 1600 लोग भाग लेंगे? 40 देशों के 1600 लोग भाग लेंगे लेकिन वर्चुअल तरीके से। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश के तेज गेंदबाज हैं? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। क्या पहनावे से आपको पता चल गया कि उमर गुल वो किस देश के तेज गेंदबाज है? पाकिस्तान देश के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश के यह तेज गेंदबाज उमर गुल जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उमर गुल बोले तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। और शनिवार को नेशनल T20 कप में समापन के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा उमर गुल ने की है। और उन्होंने नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उमर गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला था? वर्ष 2016 में वनडे मैच खेला था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान की किसकी प्रजाति विकसित की है? वाराणसी में स्थित है यह सब्जी अनुसंधान संस्थान और उन्होंने हाल ही में तरबूज तरबूज की एक नई प्रजाति विकसित की है। और दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं तरबूज। आपके मुंह में पानी आ गया। ओके दोस्तों,
आप खा सकते हैं, लेकिन आपके पैसों से, मेरे पैसों से नहीं। बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जहां किसानों के लिए बिल ला रही है, वहीं सरकारी संस्थान यानी कि वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसे तरबूजों की प्रजाति विकसित की है जिसका उत्पादन भी ज्यादा है और किसानों की आय भी बढ़ेगी। देखो, यह तरबूज की प्रजाति हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो खा लीजिए ना, और किसान इसके पैदा करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और हमारी भारत सरकार ने तय किया है 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के गृह सचिव कौन है? कार्यकाल बढ़ाया गया है गृह सचिव का, और इसलिए आपको याद रखना है वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार के गृह सचिव के रूप में कार्यरत है अजय कुमार भल्ला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय कुमार भल्ला। इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके अजय कुमार भल्ला आयु संबंधी सेवा शर्तों के कारण 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, किंतु अब नए आदेश के अनुसार वे 22 अगस्त 2021 तक केंद्र सरकार को अपनी सेवाएं देंगे। और अजय भल्ला वो वर्ष 1984 बैच के असम मेघालय काडर के एक IAS अधिकारी है जिन्होंने 22 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त सचिव यानी कि गृह सचिव के तौर पर राजीव गौबा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? गृह सचिव के तौर पर राजीव गौबा का स्थान लिया है अजय कुमार भल्ला ने। 11वां क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आंसर आपके सामने है, लेकिन महिला का नाम नहीं पता है। नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, और ऐश्वर्या श्रीधर को लाइट ऑफ पैशन नामक इस इमेज के कारण यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारे भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। तो देखो, ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की 23 वर्षीय युवती है। ऐश्वर्या श्रीधर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। और यह पुरस्कार किस पिक्चर के लिए मिला है? लाइट्स ऑफ पैशन। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली ऐश्वर्या श्रीधर की छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ऐश्वर्या श्रीधर की। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। और पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई थी। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसको चुना गया? 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में राजकिरण राय जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकिरण राय जी। इमेज में आप देख सकते हैं वो किस बैंक के MD एंड CEO है? यूनियन बैंक के। तो याद रखो, राजकिरण राय जी किस बैंक के MD और CEO है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और उनकी नियुक्ति हाल ही में SBI के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। तो रजनीश कुमार का स्थान किसने लिया है? वो भी मैंने आपको बताया था, दिनेश कुमार खारा ने यह स्थान लिया है। तो देखो, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। और IBA भारत में बैंकिंग परिस्थिति की तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। और IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और IBA की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1946 को IBA की स्थापना हुई। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस बोले तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। यानी कि कल ही 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 अक्टूबर। इमेज में पढ़िए, 20 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया। यानी कि कल ही यह तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस था। लेकिन इस साल के विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की
थीम क्या रखी गई है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। क्या? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट 2020 के ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के थीम है। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था और पहली बार मनाया गया था 2010 में। 2010 में पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, 2015 में दूसरी बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और हर 5 साल में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि तीसरी बार यह वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, वो आंसर आपको यहां यह इमेज के जरिए पता चल गया कि पीसी महालनोबिस, इनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। तो याद रखो, भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं पीसी महालनोबिस को। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य की सरकार 3G मेगा एक्वेरियम की स्थापना करेगी? बहुत ही यह खूबसूरत यहां आप दृश्य देख रहे हैं। तो इस तरह के 3G मेगा एक्वेरियम की स्थापना हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार करने जा रही है, तकरीबन 80 से 100 करोड़ की लागत पर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है चिंतन चंद्र राव, संजय देव वर्मा, सुरेश सेनवा। सुरेश सेनवा आपका आंसर बिल्कुल सही। और उन्होंने यह बात भी लिखी कि गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में किस पद पर नियुक्त है। और मेघजी माटिया, अशोक कोपनिया, ब्रिजराज सिंह वाला, नीलेश पाटनवाड़िया, विरमगामा उचित, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आज तो बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर लिखा है। वो है प्रतीक परमार फ्रॉम पोरबंदर से, धवल ठाकुर फ्रॉम पाटन यानी कि राधनपुर से, सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, उमेश गोंडलिया, संदीप उपाध्याय, चेतन चौहान, पर्वत डामोर फ्रॉम गुजरात अरावली से, इसी के साथ साथ नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद से, दुमादिया विपुल, सोनू मोदी, आशीष राउत, अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली से यानी कि सावरकुंडला से, श्यामू यादव, स्वप्निल स्तपुते और प्रज्वल कामले, वो दोस्तों महाराष्ट्र से है, वर्धा से है। इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दवे ध्रुविक, प्रिया पटेल और जयदीप, इन सभी दोस्तों का बिल्कुल आंसर सही है। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए, कमेंट में आंसर लिखिए और दोस्तों एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? आईपीएल जारी है, 5000 रन पूर्ण करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज कौन बन गए? और एक साथ साथ दूसरा क्वेश्चन, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले ऐसे बल्लेबाज कौन बन गए? दोस्तों दोनों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंसर देना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपकी नवरात्रि अच्छी चल रही होगी, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी जारी रहनी चाहिए। चलिए बस ऐसे ही शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।